हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 6 कार्बन का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि काजल बनाने की विधि और साथ ही साथ चारकोल बनाने की विधि भी आप लोग को बता दिया था मैंने। साथ ही साथ उसमें अपर रूप किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। और मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया था जिसमें से बहुत कम विद्यार्थी मेरे पास होमवर्क को भेजे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको जिस दिन वीडियो भेजा जाता है उस दिन उसको पूर्ण रूप से देखिए और देखने के बाद में जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है उसको उसी दिन करके भेजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग आज इसके भाग 2 में जो ये 3 टॉपिक दिया गया उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कार्बन के अपर रूपों के उपयोग। ठीक है, तो अपर रूप 6.1 सारणी आप लोग को बना के भेजने के लिए कहा था मैंने, लेकिन शायद तक किसी ने विद्यार्थी ने मेरे पास नहीं भेजा। ठीक है, तो सारणी 6.1 को आप देखिएगा, उसमें क्या क्या दिया गया, हीरा, ग्रेफाइट, काजल, चारकोल, है ना, इस ग्रेफाइट इत्यादि के बारे में दिया गया। बिल्कुल उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसको मेरे को पास आप लोग होमवर्क बना के उसको भेजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें कार्बन के अपर रूपों के उपयोग। तो कार्बन के अपर रूपों के उपयोग में सबसे पहले बात करते हैं हीरा। ठीक है, उसके बाद फिर दिया गया ग्रेफाइट, फिर काजल, फिर कोयला और साथ ही साथ बात करते हैं लकड़ी का चारकोल। ये बनाने की विधि आप लोगों ने पढ़ा था, काजल और चारकोल बनाने की विधि आप लोगों ने पढ़ा था। इसके उपयोग के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक, बात करते हैं इसमें अगला जो दिया गया है, अगला टॉपिक है कार्बन की उपस्थिति। कौन कौन से पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, बात करते हैं इसमें जलना व दहन, इसकी परिभाषा के साथ इसमें जो भी क्रियाकलाप है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के अपर रूपों के उपयोग। तो कार्बन के अपर रूपों के उपयोग में सबसे पहले बात करते हैं हीरा। तो हीरा को सब लोग जानते हो, यह एक बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, यह अत्यधिक चमकदार होता है। तो चमकदार होने का कारण क्या है? तो अत्यधिक चमकदार होता है इसलिए यह बहुमूल्य है। ठीक है, क्योंकि हीरे को इस प्रकार से तराशा जाता है कि उस पर जब प्रकाश की किरण जब पड़ती है, ठीक है, जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसका क्या होता है, बार बार उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बार बार जब उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है जिसके कारण से वो अत्यधिक क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। इसलिए हीरा जो है वो अत्यधिक चमकदार है और अत्यधिक बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, तो हीरा का उपयोग किसमें किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है, आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरा जो है वो अत्यधिक चमकदार है और साथ ही साथ इसको इस प्रकार से तराशा जाता है कि इस पर जब प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो जब इसका है ना बाहर निकलती है प्रकाश की किरण, तो इसका कई बार इसका क्या होता है, अंदर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण से हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए यह बहुमूल्य रत्न है। ठीक, तो ये तो हो गया पहला नंबर उपयोग। दूसरा नंबर बात कर सकते हैं तो हीरा जो है वो अत्यधिक कठोर धातु है। ठीक है, हीरा जो है अत्यधिक कठोर है ना पदार्थ है जिसके कारण से है ना होता क्या है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कांच काटने के औजार में इसका उपयोग किया जाता है। कांच काटते हैं उस औजार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसका उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सा के उपकरण में। शल्य चिकित्सा जैसे बात कर सकते हैं, जो भी अस्पताल में जो भी कैंची, चाकू इत्यादि ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर केवल लोहे से बनी या स्टील से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा तो बार बार वो पानी में जाते रहता है और कई बार ऐसा होता है कि जो धार होता है ना, उसमें जो धार होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए उसमें हीरे से जड़ित है ना उसको है ना नुकीला बनाया जाता है ताकि आसानी से किसी भी है ना, जैसे कि ऑपरेशन करना है, कटिंग करना है कहीं पे कुछ भी, तो उसमें जो शल्य चिकित्सा के उपकरण जो होते हैं उसमें जो है वो हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कांच काटने के औजार में जब हम हीरे का उपयोग कर सकते हैं तो शल्य चिकित्सा के उपकरण में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर मैंने बताया इसका उपयोग आभूषण बनाने में, क्योंकि यह अत्यधिक चमकदार होता है। ठीक है, और साथ ही साथ हीरे को इस प्रकार से तराशा जाता है कि उसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस कारण से हीरा जो है अत्यधिक क्या होता है, चमकदार होता है। इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा नंबर मैंने बताया आप लोगों को कि हीरा जो है अत्यधिक कठोर पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग कांच काटने के औजार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तीसरा नंबर मैंने बताया आप लोगों को कि हीरे का उपयोग जो होता है वो शल्य चिकित्सा के उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं अब ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को सब लोग जानते हो, आप लोग पेंसिल इस्तेमाल करते होगे आप लोग है ना, लिखने के लिए या साथ ही साथ डायग्राम बनाने के लिए। तो पेंसिल का इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो पेंसिल की जो लीड बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करके
है ना, कांच के साथ मिक्स करके इसका उपयोग जो है वो क्रूसिबल बनाने में, अर्थात छोटा पात्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको लाल तब तक होते तक भी गर्म करोगे तो वो जो क्रूसिबल बनता है छोटा सा कटोरी जैसा, ठीक है, वो टूटने वाला नहीं होता, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट को मिक्स करके बनाया जाता है कांच के साथ। उसको सक्रूसिबल बोलते हैं, छोटा सा पात्र बोलते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, साथ ही साथ बात करते हैं कि ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो, है ना, विद्युत सुचालक, जैसे बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड बनाने में जो है वो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पेंट, है ना, और साथ ही साथ जो छपाई की जो स्याही स्याही होती है उसको बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट को मिक्स करके, है ना, प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट को मिक्स करके जो मछली पकड़ने की जो बंसी होती है उसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो टेनिस का रैकेट होता है उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक के साथ मिक्स करके, या बात कर सकते हैं जो साइकिल का जो पुर्जे होते हैं उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जो आपके घर में जो भी एंटीनास, है ना, एंटीना लगेगा, टाटा डिस्क का होगा, जो भी होगा, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो पहले पर मैंने बात करी यहाँ पर, है ना, ग्रेफाइट का उपयोग। तो ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, पेंसिल की लीड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ, है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो छपाई की स्याही होती है या जो पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का कांच के साथ मिक्स करके इसका सक्रूसिबल, या बोल सकते हैं छोटा सा पात्र जो कांच का होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसको लाल तब तक होते तब भी गर्म करोगे तो ये, है ना, टूटने वाला नहीं है ना। तो ग्रेफाइट का जो ताप होता है वो उच्चतम होता है, इस कारण से इसका उपयोग, है ना, किया जाता है ग्रेफाइट के साथ मिलाकर, कांच के साथ मिलाकर। साथ ही साथ बात कर सकते हैं कि इसका उपयोग मैंने बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ठीक है, और बात कर सकते हैं जैसे कि, है ना, मैंने बताया कि आप लोग को प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट को क्या कर जाता है, मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद में इसका उपयोग, जैसे मैंने आप लोग को बताया, साइकिल के जो कलपुर्जे होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो एंटीना जो बनता है, डिश एंटीना जो बनता है, उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया आप लोग को, मछली पकड़ने की जो बंसी होती है उसमें भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको मजबूत बना देता है। साथ ही साथ जो टेनिस का रैकेट होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये दो तो आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक, बात करते हैं काजल। तो काजल तो आप लोग जानते हो, काजल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, छपाई की जो स्याही होती है, ऐसे इसमें किया जाता था ग्रेफाइट में, तो वैसे इसमें भी छपाई की स्याही बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो टायर होते हैं, है ना, इत्यादि जो रबर होते हैं, टायर या रबर जो होते हैं उसके जो, है ना, पूरक के रूप में काजल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, जो टायर होते हैं, जो रबर होते हैं, उसमें जो होते हैं इसका उपयोग पूरक के रूप में किया जाता है। और साथ ही साथ पेंट बनाने में या छपाई की स्याही बनाने में भी काजल का उपयोग किया जाता है। और सौंदर्य प्रसाधन तो आप जानती हैं, काजल जो है सौंदर्य प्रसाधन, आप लोग आंखों में काजल लगाते होते हैं, है ना, आइकॉनिक काजल, ठीक है, 22 घंटे तक असर रहता है, बिल्कुल इसका उपयोग उसमें किया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कोयला। तो कोयला जैसे कि बात करते हैं, कोयला सब जानते हो ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जो भी भोजन आप बनाते हैं, है ना। तो पहले ज़माने में, है ना, एलपीजी गैस इत्यादि तो नहीं था, तो लकड़ी को जलाते थे, लकड़ी को जब जलाते थे तो अर्ध रूप में जल जाता था, तो क्या बन जाता था, कोयला बन जाता था। तो उस कोयले का पुनः उपयोग किया जाता था किसमें, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ अभी ये कारखानों में इसका उपयोग किया जाता है किसमें, जो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं जहाँ लोहे से बने जो निष्कर्षण होते हैं, निष्कर्षण करते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि धातुओं के निष्कर्षण में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो लोहा होता है उसको गलाने के लिए, है ना, अत्यधिक उच्च ताप पर गलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो काजल का उपयोग मैंने बताया कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, छपाई की स्याही बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए भी काजल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो टायर होते हैं, रबर होते हैं, उसे पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं तो कोयले का उपयोग जो होता है किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो धातुओं का निष्कर्षण करना जो होता है उसमें भी कोयले का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, बात करते हैं लकड़ी का चारकोल। तो लकड़ी का चारकोल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो लकड़ी का चारकोल जैसे कि बात कर सकते हैं कोई, है ना, दुर्गंध चीज, है ना, तो उसके जो अवशोषण होता है, दुर्गंध का जो अवशोषण, क्योंकि इसमें बहुत सारे छिद्रित चीज पाए जाते हैं, छिद्र होता है इसमें बहुत ज्यादा, रोम छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या करता है, जितने भी दुर्गंध होते हैं उनके अवशोषण करने में लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ ये लकड़ी का चारकोल जो होता है या और कोई भी चारकोल जो होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है, जैसे कि बात कर सकते हैं किसी पदार्थ का जो शुद्धिकरण करना है, ठीक है, किसी पदार्थ का शुद्धिकरण, जैसे बात करते हैं शक्कर,
या तेल या वसा में जो भी उसमें जो भी गंदगी है उसका जो शुद्धिकरण करना है, जैसे शक्कर जो होता है वो पहले दिखाई देता है तो येलो कलर का, जैसे शुद्धिकरण जब होता है चारकोल के माध्यम से तो वो सफेद रंग आ जाता है उसमें शक्कर में। उसी प्रकार से बात करते हैं तेल या वसा में जो भी है ना पीले रंग की जो गंदगी होती है उसको शुद्ध करने में भी चारकोल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। मतलब चारकोल का काम क्या है, शुद्धिकरण करने के लिए। चारकोल का काम किसमें है, शुद्धिकरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो गंध होता है उसको गंधहीन अर्थात उसका अवशोषण करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, लकड़ी के चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो ये 5 मैंने आप लोगों को बताया है, इसको बिल्कुल आप लोग कॉपी में लिखिएगा और मेरे पास भेजिएगा। ठीक है, लिख कर इसको आप लोग मेरे पास भेजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको लिखकर आप लोगों को भेजना है। इसके जितने भी उपयोग मैंने बताया, हीरा का कितना उपयोग बताया मैंने आप लोगों को 3, इसके 4 उपयोग बताया मैंने, इसके कितने उपयोग बताया आप लोगों को 3, इसके 2 उपयोग और इसके भी 2 उपयोग बताया मैंने आप लोग को। इसको बिल्कुल आप लोग कॉपी में लिखिएगा और लिखने के बाद मुझे भेजिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं कार्बन की उपस्थिति। अगर कार्बन की उपस्थिति के बारे में बात करें तो चाहे वो सजीव के रूप में हो, चाहे निर्जीव के रूप में हो, चाहे पेड़ पौधे हो, है ना, सभी के अंदर क्या पाया जाता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि रबड़ हो, चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, है ना, या और कोई भी पदार्थ जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला या लकड़ी का चारकोल, सभी के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन कहीं ना कहीं किसी भी मात्रा में वो उपस्थित होता है। चाहे आप उसे जला लो, बिल्कुल आपको देखने वाला है। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था आप लोग को, कोई पदार्थ अगर जलाने पर अगर उसमें काला रंग पदार्थ निकल रहा है, मतलब आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, अगर हम अपने खाने की बात करें, भोज्य सामग्रियों की बात करें, तो भोज्य सामग्रियों में भी क्या पाया जाता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। चाहे वो वसा हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स तो हो, ठीक है, सभी के अंदर कहीं ना कहीं मात्रा में, छोटी से छोटी मात्रा में भी कार्बन उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी संगमरमर पत्थर का या कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं, जिसमें से कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। संगमरमर पत्थर बात करें, है ना, खड़िया बात करें, या बात कर सकते हैं उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है उसके माध्यम से, उसे भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें और कहीं किसी उपस्थिति में, जैसे कि बात कर सकते हैं, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपस में मिल जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन अगर आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बनाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कहीं आपस में मिल जाते हैं तो बनाते हैं हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो उस हाइड्रोकार्बन में अगर बात करते हैं तो मीथेन, एथेन, ठीक है, जो मात्रा एलपीजी में पाया जाता है, एलपीजी मतलब हमारे घर में जो रसोई गैस जो होता है, ठीक है, सिलेंडर जो होता है उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसे मेथेन पाया जाता है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं मात्रा में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम गाड़ी मोटर चलाते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल, है ना, और घर में और कुछ कारण से हम मिट्टी तेल, है ना, इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस सब में क्या पाया जा रहा है, कार्बन कहीं ना कहीं किसी भी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में उसमें कार्बन प्रेजेंट है। चाहे हम बात करें मीथेन बात करें, एथेन बात करें, या बात कर सकते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, ठीक है, एलपीजी गैस जो हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें सब में क्या पाया जा रहा है, कार्बन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ है और किस रूप में है उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सभी पदार्थों में है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में प्रेजेंट है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जलना व दहन। तो जलना व दहन मतलब सीधी सीधी बात कर सकते हैं, कोई पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलता है, ठीक है, कोई पदार्थ अगर किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करते हैं तो उसे जलना या दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलता है, और क्या करता है वो, प्रकाश और ऊष्मा दोनों क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जलना व दहन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को जलना व दहन कहते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के टुकड़े को अगर हवा की उपस्थिति में जलाया जाए तो प्रकाश और ऊष्मा दोनों क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से कोयला जो होता है अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो प्रकाश भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ ऊष्मा को भी क्या करता है, वह उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में क्या किया, हम लोगों ने जलाया। वायु बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या किया, जलाया, तो यहाँ पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। तो इस समीकरण को पूर्ण करने के लिए सामने हमको 2Mg लगाना पड़ेगा, तब 2Mg + O2 = 2MgO, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अर्थात है ना, जलने पर उसने क्या किया, प्रकाश और ऊष्मा दोनों क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया, अर्थात ये कौन सा पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है।
ठीक है। उसी प्रकार से हमने कोयले को भी जलाया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अर्थात कार्बन को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो वो क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर हम पत्थर या सीमेंट के जो टुकड़े होते हैं अगर उसको जलाएंगे तो वो जलने वाला नहीं है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं वो कौन सा पदार्थ है, अदहनशील पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, अदहनशील पदार्थ है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जलना व दहन किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि अगर कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, जलता है, और ऊष्मा और प्रकाश दोनों क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे जलना व दहन कहते हैं। जैसे बात कर सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अगर एक पत्र को क्या करते हैं, हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो प्रकाश और ऊष्मा दोनों क्या करते हैं, उत्पन्न करता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, जलना व दहन या दहनशील पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार से कार्बन या बहुत बात कर सकते हैं कोयला। कोयले को भी हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो वो भी क्या कर रहा है ना, ऊष्मा और प्रकाश दोनों क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अगर हम पत्थर, लकड़ी इत्यादि की बात पत्थर या सीमेंट की बात करें तो उसमें वह जलने वाला नहीं है। वो ना तो प्रकाश उत्पन्न करेगा ना तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह क्या है, अदहनशील पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। इसमें एक प्रयोग दिया गया है, उस प्रयोग को अभी हम कर देखेंगे। हमको लेना है, क्या कर लेना है, लकड़ी का तख्ता लेना है 3, और साथ ही साथ हमको लेना है जो चिमनी होता है ना, तो चिमनी का जो कांच होता है वो भी हमको लेना है। साथ ही साथ हमको 3 परखड़ी लेना है ना। 3 बात कर सकते हैं, 3 परखड़ी ना लेकर अगर हम क्या कर सकते हैं उसमें वही अगर है ना, जैसे मैंने बात किया चिमनी का जो है ना कांच होता है वो लेना है हमको, और साथ ही साथ लेना है 3 मोमबत्ती लेना है, माचिस लेना है ना, इत्यादि लेकर हम क्या करेंगे, प्रयोग को शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्रयोग को शुरुआत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 तख्ता लेना पड़ेगा जो लकड़ी का था, है ना। 3 तख्ता लेकर हमको क्या करना है, रख देना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। 3 तख्ता लेकर हमको क्या करना है, उसको रख देना है, लकड़ी का छोटा पार्ट्स लेकर या कार्डबोर्ड लेकर हमको क्या कर देना है, वहाँ पर रख देना है। ये रखने के बाद में है ना, हमको क्या करना है, पहले वाले में क्या करना है, मोमबत्ती को क्या करना है, जलाना है। ये मोमबत्ती को हमने क्या कर दिया, जला दिया, और इसे है ना जो है ना छोटा छोटा जो भाग होता है लकड़ी का है ना, उसके ऊपर टिकाकर हमको क्या कर देना है, इसको रख देना, मतलब नीचे से वायु आनी चाहिए। और ये भाग जो है पूरा ओपन है, खुला हुआ है पहले वाला, अर्थात इसको हमने क दे दिया है ना। बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हमने लकड़ी का एक भाग लिया, उसे मोमबत्ती को क्या कर दिया, रख दिया। रखने के बाद हमने मोमबत्ती को जलाया, और जो हमने जो चिमनी का जो कांच होता है उसको लिया, और लेने के बाद में उसको जब हमने रखा है ना, ये ऊपर का भाग जो है वो खुला हुआ है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा है ना। तो ये जो लकड़ी का जो भाग होता है, ये वाला भाग है ना, तो लकड़ी का जो भाग था उसकी सतह पर ना रखकर हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, पहले एक छोटा सा लकड़ी रख दिया, और लकड़ी रखने के बाद उसके ऊपर रखा नीचे, अर्थात गेप है जिसमें से वायु अंदर जा रही है और बाहर भी आ रही है, और बाहर की वायु अंदर भी आ रही है। तो इस प्रकार से वो पूरा चारों ओर से क्या है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या है, ओपन है। हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या किया, कांच का जो है ना जो भाग था उसको हमने क्या कर दिया, पूरा टिका कर रख दिया इसमें, और साथ ही साथ इसके जो अंदर मोमबत्ती जल रही थी उसको हमने जलने दिया, बस इस प्रकार से। लेकिन इसमें क्या था, एक खांचा लगा हुआ है, बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरे वाले में हमने क्या किया, हमने ये है ना भाग लिया, और भाग लेने के बाद में मोमबत्ती की ज्वाला थी उसको हमने जलाया। जलाने के बाद में इसको हमने क्या कर दिया, ऊपर जो था उसको ढक के हमने क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, अब क वाला, ख वाला और ग वाला तीनों का हमको ध्यानपूर्वक देखना है। पहले वाले में हमने क्या किया था, एक लकड़ी का तख्ता लिया था, लेने के बाद में हमने उसे मोमबत्ती को जलाया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो कांच का जो भाग था, जो चिमनी के भाग लिए थे हम लोगों ने, कांच का जो भाग लिया था उसको लेने के बाद में नीचे हम लोगों ने तख्ता से उसको क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया, उठाने के बाद उसको ढककर हमने रख दिया। लेकिन वो ढका नहीं है, ऊपर भी ओपन है, नीचे भी क्या है, ओपन है। सेकंड वाले में हमने क्या किया, नीचे वाले भाग को पूरा क्या कर दिया, बंद कर दिया, ऊपर वाला भाग बस खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे ही बंद हो गया और ऊपर ही बंद हो गया। इस स्थिति में आप बिल्कुल बता सकते हैं कि पहले वाले में जो है मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो पूर्णतः क्या होगी, जलती रहेगी। ठीक है, वो बंद होने वाला नहीं है, वो जलती रहेगी, कंटिन्यू जलती रहेगी। लेकिन दूसरे वाले में होगा क्या कि जो ज्वाला है ना, उसमें आपको बिल्कुल हलचल दिखाई देगा और धुआं उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले में होगा क्या, इसमें ऑक्सीजन तो मिलेगा ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर से भी इसको ढक दिया है, नीचे से भी आपने क्या कर दिया, इसको ढक दिया। अर्थात ये क्या होगा, कुछ समय पश्चात इसमें ऑक्सीजन जो है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा, और ये मोमबत्ती जो है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा।
अर्थात हम कह सकते हैं कि दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है वो पूर्णतः अनिवार्य है। बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जलना और दहन दहन की क्रिया में बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना बहुत अनिवार्य है। तो ये तीन क्रिया के माध्यम से हमने क्या कर लिया, इसको समझ लिया। पहले वाले में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से आ रहा था, तो ये मोमबत्ती जो था वो जल रहा था। लेकिन सेकेंड वाले में क्या हुआ था कि जो मोमबत्ती था, है ना, वो जल तो रहा था, लेकिन उसमें भी क्या हो गई, थोड़ी सी हलचल नजर आई थी और साथ ही साथ धुआं भी बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा था। लेकिन थर्ड वाले में क्या हुआ कि इसमें आपने पूरा ढक दिया था, और ढकने के बाद में ना तो इसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा था क्योंकि इसके अंदर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो चुका था, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो मोमबत्ती की ज्वाला थी वो क्या हो गई, बुझ जल गई, और यहाँ पर केवल धुआं ही उत्पन्न हुआ, अर्थात ये पूरा बुझ चुका था, अर्थात इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था। तो हमको ये समझ आ गया कि दहनशील अर्थात जलने की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज मैंने ये आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ाया और तीनों टॉपिक में मैंने आप लोगों को समझाया, बिल्कुल आप लोगों को समझ आया होगा। तो बिल्कुल इसको आप लोग क्या करेंगे, है ना, लिखेंगे, है ना। ये जो मैंने आप लोग को पहला नंबर टॉपिक जो दिया गया है, इसको मैंने आप लोग को होमवर्क दिया, तो बिल्कुल इसको आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और मेरे पास भेजेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।